रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के नागपुर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह के हाथों एग्रो विजन का उद्घाटन। नागपुर में 70 करोड़ रुपए की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर प्रारंभ करने की घोषणा। शिवराज ने एग्रो विजन को कृषि के लिए नई दिशा देने वाला बताया मंच। नई दिल्ली में वर्ष 2024-25 के फसल उत्पादन का अंतिम अनुमान जारी। देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8% की रिकॉर्ड वृद्धि। पिछले 10 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज। कोप 30 में भारत का सख्त संदेश। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने व्यापार रोकने वाली नीतियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, इससे विकासशील देशों को पहुंचता है नुकसान। मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भारत ने की मांग। दिल्ली में जारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजन लोगों को लुभा रहे हैं खूब। पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग लोगों की बना पहली पसंद। खानों के स्टॉलों पर भी जमकर पहुंच रही है भीड़। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने बदली करवट। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज। आईएमडी के अनुसार 23 नवंबर से 27 नवंबर के बीच एनसीआर में धुंध के स्तर में देखी जाएगी उल्लेखनीय बढ़ोतरी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एग्रो विजन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मंत्रियों व क्षेत्रीय विधायकों के साथ बड़ी संख्या में किसान, कृषि विशेषज्ञ, कुलपतिगण, शोध संस्थान प्रतिनिधि, उद्यमी भी शामिल हुए। शिवराज सिंह ने संतरा उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्लीन प्लांट की जरूरत रेखांकित करते हुए नागपुर में 70 करोड़ रुपए से क्लीन प्लांट सेंटर प्रारंभ करने की घोषणा की। लेकिन ऑरेंज में और उत्पादकता बढ़े, इसलिए जरूरी है क्लीन प्लांट। हमको अच्छे पौधे चाहिए, नितिन जी ने बिल्कुल सही कहा। और नितिन जी, अच्छे पौधे के लिए अब हमने फैसला किया है, क्लीन प्लांट सेंटर नागपुर में प्रारंभ किया जाएगा। ऑरेंज का, संतरे का, और उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों की उपज एमएसपी पर खरीद कर उन्हें उचित दाम दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों को नुकसान होने पर उसकी भरपाई जरूरी है। मंत्री ने एग्रो विजन को कृषि के लिए नई दिशा देने वाला मंच बताते हुए कहा कि ऐसी पहल भारत को कृषि के नए दौर में ले जा रही है। किसान जितना भी पैदा करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा, ताकि किसान को ठीक दाम देना हम सुनिश्चित कर पाए। नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई जरूरी है। एक ही जगह सबको इकट्ठा करके एक नई दिशा देने का काम एग्रो विजन कर रहा है। ऐसे आइडियाज से ही हमारी खेती बदलेगी। आज भारत कृषि के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है।
और देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वर्ष 2024-25 के फसल उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी किए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रिकॉर्ड स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन के लिए देश के किसान भाई बहनों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 में जहां उत्पादन करीब 252 मिलियन टन था, वो अब 106 मिलियन टन बढ़कर करीब 358 मिलियन टन हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि चावल उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर करीब 1502 लाख टन हो गया है। वहीं गेहूं में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। मूंग उत्पादन बढ़कर 42.44 लाख टन, सोयाबीन उत्पादन 152.68 लाख टन, मूंगफली उत्पादन 119.42 लाख टन की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। मक्का का उत्पादन 434.09 लाख टन और श्री अन्न का उत्पादन 185.92 लाख टन अनुमानित है। केंद्रीय मंत्री ने दलहन तिलहन के उत्पादन में भी आशाजनक वृद्धि पर खुशी जताई और बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तिलहन का उत्पादन रिकॉर्ड करीब 430 लाख टन अनुमानित है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वर्ष 2024-25 के फसल उत्पादन के अंतिम अनुमान किए जारी। देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और 21 नवंबर को आयोजित होने वाले विश्व मत्स्य दिवस 2025 को नई दिल्ली में मनाया गया, जिसकी थीम इस बार समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्य संवर्धन को सशक्त बनाना है। इस थीम का उद्देश्य है कि भारत और दुनिया भर में मछली व समुद्री उत्पादों को केवल कच्चे रूप में निर्यात न कर उन्हें प्रोसेस्ड, पैक्ड, हाई वैल्यू प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया जाए, जिससे मत्स्य किसानों की आय बढ़े और गुणवत्ता सुरक्षा मानकों को मजबूत करना है। इस अवसर पर कई देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दिवस पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पशुपालन मत्स्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि भारत को विकसित बनाने में इस क्षेत्र की बड़ी भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में मछली उत्पादन में दोगुनी वृद्धि हुई है और निर्यात भी बढ़ा है। भारत आज दुनिया में दूसरे नंबर का मछली उत्पादक देश है। 2047 में प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र नंबर 1 इकोनॉमी या सुपर पावर देखना चाह रहे हैं, तो वो इस डिपार्टमेंट के सहयोग से ही यह सब पूरा हो पाएगा, फिशरी सेक्टर से। फूड सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट में बड़ा योगदान देता है। लगभग 8% की ग्लोबल शेयर के साथ भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। 24-25 के दौरान 7.45 बिलियन अमेरिकन डॉलर एक्सपोर्ट वैल्यू के साथ फिशरीज एंड फिश प्रोडक्ट का एक प्रमुख हम एक्सपोर्टर हैं। भारत सस्टेनेबिलिटी, आजीविका और ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ पर जोर देते हुए वर्ल्ड फिशरीज डे कल मनाया गया और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और दुनिया के सबसे बड़े झींगा उत्पादकों में से एक है। भारत का मछली उत्पादन 2013-14 में 96 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 195 लाख टन हो गया और मुख्य मछली प्रोडक्ट्स पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे वैल्यू एडेड सी फूड घर पर ज़्यादा सस्ता हो गया है और भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मजबूत और ज़्यादा हुई है। वहीं मरीन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट अक्टूबर 2024 से 0.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 11.08% बढ़कर अक्टूबर 2025 में 0.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। PMMSY के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 730 कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट, 26,348 मछली ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं और 6,410 मछली क्यूसेक शामिल है, जिससे ये सेक्टर पूरे देश में मजबूत होगा। 21 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाने वाला वर्ल्ड फिशरीज डे खाने और न्यूट्रिशन की सुरक्षा, रोजी रोटी कमाने और इकोलॉजिकल बैलेंस में मदद करने के लिए सस्टेनेबल फिशरीज और एक्वाकल्चर की अहम भूमिका पर जोर देता है। इस दिन की शुरुआत 1997 में हुई थी।
ब्राजील के बेलेम में हो रही COP30 में भारत ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। भारत ने सम्मेलन में साफ चेतावनी दी कि जलवायु कार्रवाई के नाम पर एक तरफा फैसले और व्यापार को सीमित करने वाले कदम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ऐसे कदमों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भरोसेमंद बहुपक्षीय व्यवस्था की जरूरत है। भारत ने कहा कि जलवायु न्याय और समानता के बिना वैश्विक लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते। भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से अपनी जिम्मेदारियां निभाने और विकासशील देशों को तकनीक और वित्तीय सहायता देने की अपील भी की। वहीं ब्राजील के बेलेम में COP30 सम्मेलन के दौरान ये घोषणा भी हुई कि तुर्किया 2026 में होने वाले COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया इस वैश्विक जलवायु वार्ता प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदल ली है। नवंबर के अंतिम सप्ताह के साथ ही ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह और देर रात के समय ठंड और बढ़ेगी, जबकि धुंध से दृश्यता पर भी असर पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले दिनों में रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो ठंड में तेज इजाफे का संकेत है। आईएमडी के अनुसार 23 नवंबर से 27 नवंबर के बीच एनसीआर में धुंध के स्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जाएगी। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजन लोगों को खूब लुभा रहे हैं। यहां खानों के स्टॉलों पर भी भीड़ पहुंच रही है। पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। और क्या खास है यहाँ, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ग्रीश निशाना ने। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और खरीदारी करने के साथ लोग देश भर के अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। यहाँ पर एक सादा पंजाब है जहाँ पर देश भर के व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। क्या खास है इन व्यंजनों की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग राणा जी। पंजाब खाने पीने के लिए और हमारे कल्चर प्रोग्राम्स के लिए बहुत मशहूर है। तो हमने पंजाब की जो ट्रेडिशनल डिशें, अमृतसरी कुलचा है, मक्के की रोटी, साग है, अमृतसरी सोया चाँप है, लस्सी है, न्यूट्री कुलचा है। हमारे पास बहुत सी वैरायटी है। अमृतसरी नॉन वेज भी हमारे पास है, वेज काठी कबाब है हमारे पास। हमने एक फ्रेंडशिप फूड हमने रखा है जो सिड्डू है हमारे हिमाचल। तो हमने तकरीबन कुजीन्स को यहाँ पर इकट्ठा करके एक पंजाब के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट हमने दिया है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। यहाँ पर क्या पसंद किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेडिशनल मक्के की रोटी, साग, हमारा अमृतसरी कुलचा, लस्सी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। सोया चाँप को बहुत, क्योंकि हमारे पास प्योर वेज, वो सोया चाँप वो नहीं है कि हम आटा मैदा की जो मिक्स हो गया नहीं, हमारे प्योर वेज सोया चाँप है जो इस बार हम पहली बार उसे लेके आए। और दूसरा, लोगों को बहुत सी चीज़ें ऐसी पसंद आ रही हैं जो हम वैरायटी रखी हुई है। मटर कुलचा है, न्यूट्री कुलचा है, भरवा कुलचे हैं, जो लोगों को बड़े स्टफ कुलचे जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। लोग ज़्यादातर यही खा रहे हैं। वेरियस व्यंजन मिल रहे हैं, कहाँ केरला का है, कहाँ उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, पंजाब का है, तो वैरायटी बहुत है। इस बार क्राउड काफ़ी कम है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, मक्के की रोटी, सरसों का साग है। राजस्थानी खाना भी मिल रहा है, वो भी हमने खाया था, अभी परसों आए थे 3-4 दिन पहले, वो भी बहुत अच्छा था। सभी चीज़ बहुत अच्छी है। वड़ा पाव है, मतलब बहुत टाइप का, और मैंने छोले भटूरे ट्राई किए, वो भी बहुत टेस्टी थे और फीसेबल भी है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है फूड, तो सब बहुत टेस्टी है। अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में घूमने आ रहे हैं तो इन लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाना ना भूलें। कैमरामैन राजकुमार और प्रवीण कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी पवेलियन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हॉल नंबर 6 में स्थापित खादी इंडिया पवेलियन में 150 स्टॉल्स के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान की झलक भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बात खादी की, पॉडकास्ट स्टूडियो IITF में पहली बार पेश की गई एक अनूठी पहल। दूरदर्शन संवाददाता ग्रीश निशाना ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार से खास बातचीत की। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी और ग्राम उद्योग का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या खासियत है इस बार के पंडाल में, इस पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खादी और ग्राम उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार जी। सर, क्या खास लेकर आए हैं पंडाल में? हर बार की तरह खादी ग्रामोद्योग उत्पादों ने अपनी धूम मचा के रखी हुई है। अनेक ग्रामोद्योगी उत्पाद जो इस देश की मिट्टी की
खुशबू से और हमारे कारीगरों की मेहनत से बने हैं। आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक हमारी खादी आज एक नए रंग रूप में आपके सामने है कि 11 साल पहले जिस खादी की, जिसके उत्पादों की बिक्री करीब 30-35 हजार करोड़ रुपए हुआ करती थी, आज उन्हीं खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री 1.25 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है और अब हम लोग 2 लाख करोड़ के कारोबार की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जो बात खादी की गई है, किस तरह का ये स्टूडियो बनाया गया है और क्या खासियत है इसकी? आप ये संवाद का ये मंच, ये उन कारीगरों की कहानियों का मंच है। पिछले 11 साल में कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन में परिवर्तन किया है, ये मंच है उन कारीगरों का। कैसे उन्होंने अपने व्यापार को नई गति दी, नई शक्ति दी, ये मंच उसका है। अगर स्टॉलों की बात की जाए तो कुल कितने स्टॉल लगाए गए हैं और क्या लाइव डेमो भी किया जा रहा है यहाँ पर? 150 से ज्यादा खादी ग्रामोद्योग ने यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं, जहाँ पर देश के हर कोने से हमारे कारीगरों ने अपने स्वदेशी उत्पादों को यहाँ पर रखा है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लाइव डेमो हो रहा है, यहाँ बात खादी की जा रही है और यहाँ स्टॉलों पर आप बहुत सारी खरीदारी भी कर सकते हैं, जिस पर 30% तक डिस्काउंट भी दुकानदार दे रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार और श्रीनिवास के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। शुक्रवार को टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 20 नवंबर को टमाटर का भाव रहा 4,000 रुपए, जो कि 21 नवंबर को बिना किसी बदलाव के 4,000 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 20 नवंबर को टमाटर का भाव रहा 2,200 रुपए, जो कि 21 नवंबर को 600 रुपए की मजबूती के बाद 2,800 रुपए पर पहुंच गया। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 20 और 21 नवंबर को टमाटर का कारोबार बिना किसी उतार चढ़ाव के 2,500 रुपए पर हुआ। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 20 नवंबर को टमाटर की कीमत रही 3,230 रुपए। 21 नवंबर को टमाटर का भाव 115 रुपए की बढ़त के बाद 3,345 रुपए पर पहुंच गया। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में देश में 213.20 लाख टन टमाटर की पैदावार हुई है। पिछले साल यानी 2022-23 में यह पैदावार करीब 204.25 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 4.38% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 20 नवंबर को बाजरे का भाव रहा 1,975 रुपए, जो कि 21 नवंबर को 25 रुपए बढ़कर 2,000 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की राजकोट मंडी में भी बाजरे के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहाँ 20 नवंबर को इसका भाव रहा 1,740 रुपए, जो कि 21 नवंबर को 110 रुपए चढ़कर 1,850 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 21 नवंबर को इसका भाव 157 रुपए टूटकर 2,177 रुपए से 2,020 रुपए के स्तर पर आ गया। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 21 नवंबर को बाजरे का कारोबार 3,500 रुपए पर हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2,775 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बाजरे की बुआई की बात करें तो इस साल इसमें मामूली गिरावट देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में खरीफ बाजरे की बुआई 67,96,000 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में यह घटकर 67,89,000 हेक्टेयर रह गई है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 7,000 हेक्टेयर बुआई पीछे चल रही है।
और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश के किसान परिपक्व धान की कटाई जारी रखें, साथ ही प्राप्त उपज का भंडारण सुरक्षित स्थान पर करें। अरुणाचल में अभी के समय सरसों, मटर और मक्का की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान पत्ता गोभी और प्याज जैसी रबी फसलों की बुवाई जारी रखें। अरुणाचल के किसान ब्रोकली और फूल गोभी की रोपाई मुख्य खेत में करें। साथ ही खड़ी फसलों और पौधों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर लें। असम की बात करें तो यहाँ के किसान परिपक्व धान की कटाई और थ्रेसिंग करें। साथ ही परिपक्व काले चने की कटाई कर उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। असम के किसान रबी मक्का, मटर, राजमा की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों और मसूर की बुवाई भी जारी रखें। असम के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मूली और बैंगन की रोपाई जारी रखें। वहीं मेघालय के किसान परिपक्व धान की कटाई कर लें। मेघालय के किसान मटर की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही असम में फ्रेंच बीन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान अभी के समय ब्रोकली की रोपाई भी कर सकते हैं। वहीं नागालैंड के किसान धान की कटाई और थ्रेसिंग जारी रखें। नागालैंड में ही सोयाबीन और तिल की कटाई की जा सकती है। नागालैंड के किसान मटर और आलू की बुवाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ के किसान पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। वहीं मणिपुर में रबी मक्का, सरसों और मसूर की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान प्याज, लहसुन, धनिया, मूली और गाजर की बुवाई करें। मिजोरम के किसान पत्तेदार सब्जियों की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान आलू की भी बुवाई करें। वहीं त्रिपुरा में सरसों की बुवाई करें और साथ ही आलू की बुवाई भी जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में जम्मू कश्मीर में आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के 64वें स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नए श्रम कानूनों के लागू होने से देश भर से लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। राजस्थान के अजमेर के लोगों का कहना है कि वैधानिक न्यूनतम वेतन देश भर में अलग अलग था, मगर अब नए कानूनों के बाद एक समरसता आएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ में सिंदूर ऑपरेशन के दौरान क्षतिग्रस्त हुए प्रभावित घरों के लिए निर्मित घरों की आधारशिला रखी। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व का प्रभार मिला है।
असम के गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, असम का डेवलपमेंट मॉडल असम में चलेगा। हम असम में अच्छे वोटों से जीतेंगे। हम बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीते, अब असम की बारी है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। बिहार के भागलपुर से निकली एक कला जो सदियों से सुनाती आई है, बिहुला और विषहरी की लोक कथा। ये है मंजूषा कला और इसे नई सांसें, नई पहचान देने वाली हैं डॉक्टर उलूपी झा। भारत के गांवों से ऐसी कहानियां जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना सिखाएंगी, जो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे जाएंगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। नाम पता तेरा पूछ लिया, मैंने तुझको ढूंढ लिया। मुझे सारे गुना कबूल है। तुम्हारे बैंक से जाली नोट मार्केट में जा रहे हैं। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, हत्या। सरकार से पगार ले और आराम से जिंदगी गुजार। ये बिजली करंट वाली का हाथ है, झटका मारे तो दूर फेंक देती है। बैक मारती है, करंट मारती है, देखो ये लड़की करंट मारती है। धरती माँ के लिए मैं अपनी माँ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तू तो ऐसे पीछे हट रहा है जैसे मेरी पीठ पे बम बंधा हो। हवलदार राम सिंह के कत्ल में किन लोगों का हाथ है? इन दोनों ने कंप्लेन किया है कि आप इनसे रिश्वत मांग रहे हैं। लेकिन तुम हो कौन? मैं बताता हूँ सर। मुझे लगा इश्क का रोग कोई दवा करो। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म पुलिस ऑफिसर 23 नवंबर दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। एक्चुअली डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि हमें बाईपास सर्जरी करवाना चाहिए। बाईपास मैं नहीं करवा रहा हूँ। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर
सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।